आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं तुम लोगों के साथ बस एक कप चाय पीऊंगा। प्लीज इसका इंतजाम कर दो। जाहिर हुसैन का ये साफ साफ अंदाज सभी को पसंद आया। सुल्ताना अपनी जगह से उठी और बाहर चली गई। जहीर हुसैन ने कहा, जो हुआ वह इतना दुखद है कि हम इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मुझे पता है कि आप लोगों को कितना कष्ट हो रहा होगा। मैं केवल यह अनुरोध कर सकता हूँ कि अल्लाह आपको धैर्य प्रदान करे और मृतक को क्षमा करे। बहुत सारा ड्रामा किया जा सकता है। मैं कह सकता हूँ कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और उसके बिना मैं दुनिया में अकेला महसूस करता हूँ। वह वाकई में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। इम्तियाज अहमद खान शांत स्वभाव के थे। हालांकि वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह बहुत सावधान था और किसी को भी अपने रहस्य का पता नहीं चलने देता था। खैर, मैं कह रहा था कि आप लोगों का आगे जो भी कार्यक्रम है, आप जो भी करना चाहते हैं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। जब भी आप पूछेंगे, मैं आपको उनकी संपत्ति के दस्तावेज और उनकी संपत्ति का विवरण प्रदान करूंगा। और उसके बाद यह आपकी मर्जी होगी कि आप मुझे मामलों में शामिल रखना चाहते हैं या नहीं। मैंने यहाँ डिटेल हासिल की है। उनसे साफ है कि पापा की हत्या की गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि रामजी साहब कौन हैं, क्या करते हैं, व्यापारी हैं या तस्कर? आखिर किस मायने में वे देश से बाहर रहते हैं और वे कहाँ रहते हैं? सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उनके फ्लैट से कुछ भी नहीं मिला। वहाँ उसकी एक तस्वीर भी नहीं मिली। आखिर कोई रामजी होता भी है या नहीं, और अगर है तो कहीं पापा के हत्यारे तो नहीं? कोई तो होगा मोहल्ले में जिसने रामजी साहब को देखा होगा। जांच में ऐसा कोई परिचित सामने आ सकता है जो रामजी साहब से जुड़ा हो। दरअसल पुलिस को पड़ोसियों ने सूचना दी थी कि सामने वाले फ्लैट से दुर्गंध आ रही है। पुलिस वहां पहुंची। फ्लैट से एक शव मिला था, लेकिन यह शव किसका है यह पता नहीं चल सका है। पुलिस ने अपने स्तर पर औपचारिक कार्रवाई की। आप जानते हैं कि गहराई में कौन है। फ्लैट के बारे में कुछ पता नहीं चला। शरीर का प्रचार हो गया, कोई वारिस आगे न आ सके। जब कोई वादी न हो तो ऐसे मामले बेजान हो जाते हैं और पुलिस ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन निश्चिंत रहें, अब मैं पूरी जानकारी हासिल करूंगा। जी हाँ, जहीर हुसैन सर, मेरे पिता कुछ दुश्मनी का जिक्र किया करते थे। यहाँ उनके जो भी दुश्मन हैं, उन्हें बेनकाब करना चाहिए। बेशक इनमें पापा का कोई कातिल होगा। हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। मैं भी इम्तियाज साहब की मौत से अनजान था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एक एक बिंदु पर विचार करके इस केस को पूरी तरह से फॉलो किया जाए। आप बेशक हमें हमारी संपत्ति और संपत्ति का ब्यौरा दें, लेकिन साथ ही हम पापा की मौत का पूरा ब्यौरा चाहते हैं। मेरा मन कहता है कि पापा को मार दिया गया है, लेकिन अगर उनकी मौत स्वाभाविक और आकस्मिक है तो इसे अल्लाह का आदेश कहा जा सकता है। हम यह सब बाद में देखेंगे और सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। सरफराज भाई आत्मविश्वास भरे लहजे में बोल रहे थे और ताया अबू उससे पूरी तरह सहमत लग रहा था। मामा बेचारी अपना दुख छुपाने में लगे हुए थे, लेकिन मुझे पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। रात का खाना परोसा गया। सुल्ताना और हीरा सम्मान दे रहे थे। दादी हीरा को लेकर दादी के कमरे में पहुंच चुकी थीं। उन्हें पता चला कि हीरा अम्मा को खाना खिलाती है। मामा ने इतने प्यार और दुलार से दादी का चेहरा और गर्दन साफ की, ताया अबू की आंखों में आंसू आ गए। जुबान से तो कुछ नहीं कहा, पर चेहरे से लग रहा था कि वह इस गोद लेने से बहुत खुश है और शायद कुछ याद करके अभिभूत हो गया हो। सभी चरण पूरे कर लिए गए हैं। काफी देर तक बातचीत चलती रही। वातावरण में थोड़ी सी प्रसन्नता भी थी, जिसके लिए मैंने
हीरा और सुल्ताना ने सर्वाधिक प्रयत्न किए। मामा और दन्या के लिए अलग कमरा तैयार किया गया, जहां बिस्तर आदि लगाए गए। लेकिन सारा काम खत्म करके जब मैं सरफराज भाई के साथ अपने कमरे में गया तो मेरे दिमाग में पिछली सारी घटनाएं ताज़ा थीं।